नमस्कार बंधु। आइए आज एक पैराग्राफ पे हम लोग आपको क्वेश्चन कराते हैं कि पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ पैराग्राफ की बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा। बार बार मैं पैराग्राफ पे बता भी रहा हूँ कि गद्यांश आधारित प्रश्न, पेट बुलडोजर में अगर गद्यांश आधारित यदि प्रश्न आता है तो इस पे आप कैसे आंसर देंगे। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ये गद्यांश है तो गद्यांश में एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर इसका शीर्षक पूछता है, अगर शीर्षक पूछे कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक, तो शीर्षक मित्रों प्रथम 3 लाइन में जो होता है वो शीर्षक मिलता है। ठीक है। और पैराग्राफ में जब सार तत्व पूछे कि पैराग्राफ दिए, पैराग्राफ का भावार्थ, 4 लाइन दिए गए पैराग्राफ का भावार्थ पूछ ले। ठीक है, आपसे भावार्थ पूछ ले, सार पूछ ले, सार तत्व क्या है ये पूछ ले, या मुख्य तत्व क्या है ये पूछ ले, मुख्य तत्व क्या है ये पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सार तत्व, मुख्य तत्व या आपको भावार्थ पूछता है, भावार्थ, ठीक है, या मुख्य तत्व, ठीक है, या सार तत्व, अगर इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा मुख्य तत्व, भावार्थ, सार तत्व, ये सदैव मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जब भी आएंगे तो ये अंतिम के 3 लाइन में आएंगे। कहाँ आएंगे? अंतिम के 3 लाइन में ये आते हैं। क्या आते हैं मित्रों? भावार्थ आता है, सार तत्व आता है, या मुख्य तत्व आता है। जब भी आपसे पूछेगा तो नीचे के 3-4 लाइन बार बार पढ़िए। अगर आपसे शीर्षक पूछता है तो शीर्षक के लिए मित्रों ऊपर से 3 लाइन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको शीर्षक मिल जाएगा। तो पैराग्राफ में ध्यान रखिएगा 2 चीज महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ ट्रिक में इसको कह सकते हैं गद्यांश का ट्रिक भी। यही 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़कों का गलती होता है। एक तो जब वह पूछ देता है कि दिए गए पैराग्राफ का शीर्षक क्या है, या पूछ देगा दिए गए पैराग्राफ में मुख्य तत्व क्या है, तो 3 प्रश्न तो सभी के कॉमन होते हैं। 3 प्रश्न जो होते हैं वो सभी के कॉमन होते हैं। गलत केवल यही 2 प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, बाकी तो आपका ग्रामर वो सब रहता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर शीर्षक पूछेगा तो ऊपर की 3 लाइन ऊपर की 3 पंक्तियां बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ें। ठीक है, अगर आपसे शीर्षक पूछता है। अगर भावार्थ पूछता है तो नीचे की 3 पंक्तियां, नीचे की 3 पंक्तियां में भावार्थ होता है, प्राय भावार्थ या सार तत्व, भावार्थ, सार तत्व, ये सब आपके नीचे की 3 पंक्तियां में होती है। तो इस तरीके से आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा मित्रों, जितने लोग हैं सभी लोग अलर्ट हो जाएं और एकदम तैयारी कर लें कि ऊपर की 3 लाइन में शीर्षक, नीचे की 3 लाइन में भावार्थ या सार तत्व पूछता है। प्रायः एग्जाम में यही 2 क्वेश्चन हम लोगों से गलतियां होती हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये ऊपर की 3 लाइन, नीचे की, बाकी जो कॉमन प्रश्न होता है वो बीच में होता है। बाकी जो कॉमन प्रश्न होते हैं, सामान्य प्रश्न होते हैं मित्रों, ये बीच में होते हैं। सामान्य प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे? जब भी आपको मिलेंगे ये बीच में मिलेंगे सामान्य प्रश्न। ठीक, सामान्य प्रश्न बीच में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। सामान्य प्रश्न हर समय बीच में आता है। जब भी आपको सामान्य प्रश्न चाहिए, जैसे कि
प्रिया बाजार गई, वहाँ पर केले खरीदी, वहाँ पर सूरज से मिली, फिर पर्स से 2 रुपए पैसे निकाले, 3 रुपए का केला लिया। तो क्वेश्चन पूछ देगा प्रिया कहाँ गई थी, एक क्वेश्चन, बाजार गई थी बीच में मिल जाएगा। प्रिया किससे मिली, सूरज से मिली, बीच में मिल जाएगा। प्रिया ने कितने रुपए का केला खरीदा, 3 रुपए का। तो ये सब प्रश्न अगर रहेंगे तो ये बीच में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और धारणा आप लोग बना लीजिएगा, पैराग्राफ में जितने भी हैं सभी लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, गद्यांश में विशेष नियम, प्रश्न हल करते समय, प्रश्न को हल करते समय विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर 1 पॉइंट जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको गद्यांश हल करना है दोस्तों, तो गद्यांश हल करते वक्त ध्यान रखिएगा आपको कि ऊपर की 3 लाइन, 3 पंक्तियों में शीर्षक, अतः उसे 2 बार पढ़ें। और पॉइंट नंबर 2, नीचे की 3 पंक्तियां में शीर्षक, भावार्थ, ठीक, सार तत्व, भावार्थ मिल जाएगा, सार तत्व मिल जाएगा, ठीक है, या मुख्य अर्थ मिल जाएगा, या आशय, क्या आशय है, मिलेगा नीचे की 3 लाइन में। ठीक है मित्रों, अब ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि पॉइंट नंबर 3 कि पहला काम गद्यांश को नहीं पढ़कर, पहले प्रश्न पढ़ा जाता है, समय बचेगा। पहले प्रश्न को आंसर सहित पढ़ना चाहिए। प्रश्न को आंसर सहित पढ़ने के बाद तब आपको आंसर सहित जब आप पढ़ लेंगे तब आप प्रश्न को समझ पाएंगे, तब गद्यांश पढ़ना चाहिए। तब गद्यांश पढ़ते वक्त आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका समय बचेगा। तो सबसे पहला काम, ऊपर की 3 पंक्तियां शीर्षक, नीचे की 3 पंक्तियां अब पैराग्राफ में सार तत्व, मुख्य अर्थ, आशय मिलेगा। पहला काम गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, फिर आंसर सहित उसका पढ़ना चाहिए। पहले गद्यांश को पढ़िए, फिर आंसर सहित व्याख्या पढ़ लीजिए, तब गद्यांश पढ़िए, तो तुरंत आपका समय बचेगा और आप आंसर जल्दी कर लेंगे मित्रों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को, पैराग्राफ को देखा जाए। एक पैराग्राफ है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन है। तो कैसे हैं, पेट बुलडोजर में आप लोगों का ये सब आएगा। तो आइए देखते हैं। गद्यांश मैं लेके आया हूँ। गद्यांश पढ़ने से पहले सबसे मैंने काम किया, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तरोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोरतम हृदय के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा, विश्व की शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। तीसरा है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कैसे? सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा।
आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। किसी भी राष्ट्र की स्वर्णिम तत्व के प्रमुख तत्व हैं। क्या क्या ऑप्शन है, धन और वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उसका उपासना, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। आइए अगला देख लेते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न इसका क्या है इस पैराग्राफ से, कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, भली भांति, बिल्कुल, विधिवत या निम्न। तो आइए अब पैराग्राफ पढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फटाफट दिया जाए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। क्या रूपी अस्त्र प्रदान किया मित्रों, ध्यान रखिएगा, अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे है कठोर विश्व शांति में भी जिन्होंने इन सिद्धांतों को परीक्षण किया और वे नितांत सफल, निम्न सफल सिद्ध हुए। ठीक है, जिन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण किया वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा में निम्न, हिंसा से हिंसा बढ़ती, घृणा से घृणा, प्रेम से प्रेम अभिवृद्धि होती है। तो यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के देखिए कि विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। क्वेश्चन था ना किसके साथ, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं होगा। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जा सकता है जब वहाँ पूर्ण शांति और सुख हो, तभी वहाँ पर स्वर्णिम युग माना जाएगा। उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों, ये 3 चीजें मेन हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध की बहिष्कार करना होगा। अगर कल्याण हमें करना है मित्रों तो विश्व का कल्याण करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांति राज्य की स्थापना संभव। तो ये पैराग्राफ के आधारित प्रश्न है। जैसे यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो मैंने कहा था कि जनरल क्वेश्चन बीच में रहते हैं। तो मानव जाति के विकास, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को कोमल, ये सभी है। लेकिन इसमें कह रहा है मानव में शांति क्यों आवश्यक है। तो मानव में शांति क्यों आवश्यक है, क्योंकि मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। देखिए, प्रेम अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। देखिए, शांति के अभाव में मानव विकास संभव नहीं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है शांति के अभाव में, तो इसका ए इज द राइट आंसर। ए वाले सभी सही हैं, ए इज द राइट आंसर मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। देखिए, हिंसा और भय, ठीक, अहिंसा और प्रेम, ठीक है, आत्मीयता और समीपता, ठीक है, और परिश्रम और ज्ञान। तो सभी लोग बताएंगे कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर अभी जो मैंने देखा था, देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे, इसको देख लेते हैं कि विश्व प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व कठोर से कठोर हृदय को कोमल किया जा सकता है। अहिंसा रूपी अस्त्र है। नितांत ये है, अभाव मानव जाति का विकास नहीं होता। जहाँ पूर्ण शांति सुख हो, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य, हमें युद्ध का बहिष्कार करना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम। देखिए यहाँ पर नंबर 2 में मैंने दिया था प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लागू होगा मित्रों कि विश्व शांति की स्थापना के लिए
क्या आवश्यक है, सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है, अहिंसा और प्रेम। विश्व शांति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कहा जाता है प्रेम ऐसी तत्व है लव, तो यहाँ लव का मतलब वो वासना वाला लव नहीं मित्रों, यहाँ ये जो लव है, ये जो प्रेम है, ये लव, ये वासना से रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वासना से रहित होना चाहिए, अर्थात जिसमें वासना की बू न हो वो लव, ये बात किया जा रहा है। एक लव होता है जिसमें वासना होता है, LOVE प्रेम। तो अहिंसा, किसी को मारना नहीं, सबसे प्रेम करो, विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चलो मित्रों, तो आप जरूर सफलता की श्रेणी पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें बी विल बी करेक्ट आंसर। पांचवा का बी। पैराग्राफ को सबसे पहले बड़े आराम से पढ़िए। तो पहले पैराग्राफ नहीं पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा करें, उसका ऑप्शन देखा करें, इसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो फटाफट आंसर दे देंगे, समय बचेगा और आप ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे, टाइम बचाकर आप ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मित्रों आप लोग जो देखे हैं ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें यहाँ पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखा जाए। 3 पर, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा। अगर इसकी बात की जाएगी तो आप यहाँ देखेंगे भय द्वारा तो हो ही नहीं सकता, सत्य पालन द्वारा हो सकता है, मौन पालन, लेकिन अहिंसा के द्वारा। अभी आपने देखा कि कठोर हृदय के लिए प्रेम और अहिंसा, प्रेम और अहिंसा से कठोर हृदय भी क्या हो सकता है, कोमल बनाया जा सकता है। जो कठोर हृदय है मित्रों वह भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे, कैसे बनाया जा सकता है, प्रेम और अहिंसा। तो प्रेम कहीं है नहीं, ए में है नहीं, बी में है नहीं, केवल सी में अहिंसा है, तो सी इज द राइट आंसर। सी वाले सभी सही, सी वाले दोस्तों सभी सही हैं। जितने लोग सी पर आंसर लगाएंगे उनका आंसर यहाँ पर सही होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग की प्रमुख तत्व है। स्वर्णिम युग मतलब होता है जब राष्ट्र अपनी उच्चतम शिखर को प्राप्त करे, विकास की उच्चतम पायदान पर स्थापित हो, उसे ही कहते हैं स्वर्णिम युग। तो कोई भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं, कैसे आप जानेंगे कि ये सफलता की सीढ़ी दिन पे दिन चढ़ते जा रहे हैं और स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो धन और वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, या शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो देखिए आइए यहाँ पर दिखाते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जा सकता है जब हम वहाँ पूर्ण शांति स्थापित कर दें, सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए किए जाते हों। तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, वहाँ पर हम स्वर्णिम युग स्थापित हो जाता है। तो इसमें देखिए शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, इसमें क्या है मित्रों, डी होगा। तो डी वाले सभी सही है शांति और रचनात्मक कार्यों के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है, कौन सा आंसर सही होगा भैया प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा बाबू, डी होगा। देखिए पैराग्राफ को बहुत ही कूल माइंड से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग पैराग्राफ सोचते हैं कि वो तो हमारा सही होगा, लेकिन पैराग्राफ में मित्रों 70% आपका सही होता है, 20% आंसर आयोग निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है मित्रों, आयोग। उसके अनुसार क्या सही है क्या गलत है, पैराग्राफ सही है या पैराग्राफ गलत है, ये हमारा डिसीजन जो देता है वो आयोग देता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा, पैराग्राफ अगर आप पढ़ने में मशगूल हो जाएंगे तो समय छूट जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर पढ़ लीजिए,
कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनका आप स्वयं आंसर दे देंगे। कभी उसमें ग्रामेटिकली पूछ देता है कि इसमें इस शब्द में रेखांकित शब्द में संधि विच्छेद कौन होगा, रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा, रेखांकित पर्यायवाची का क्या अर्थ होगा। तो एकदम आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें चीज़ें आप सिस्टम से प्राप्त करेंगे और मिल भी जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नितांत शब्द, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत या निम्न। फटाफट आंसर दें इसका, जितने लोग हैं फटाफट आंसर दें। जो भी जब देखेंगे तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेंगे पहले यूट्यूब पे। ऐसे ही पैराग्राफ को किया जाता है, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है तब पैराग्राफ। ठीक है, चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिए जितने लोग हैं। चलिए मेरे दोस्त, मेरे हमदम, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। नितांत मान लो कहते हैं जैसे भली भांति, तो ये होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, विधिवत भी नहीं होगा, निम्न होगा। नितांत माने निम्नलिखित कौन सा अर्थ जरूरी है, तो इसमें डी विल बी करेक्ट आंसर, डी वाले सभी सही। ठीक, तो इस प्रकार से पैराग्राफ के क्वेश्चन को बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत सलीका से, आराम से करना चाहिए। पैराग्राफ में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। पैराग्राफ को लास्ट में हल करना चाहिए जब क्वेश्चन कम हो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आप पढ़ेंगे तब हल करेंगे तो आप जल्दी हल कर पाएंगे। लेकिन अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ पढ़ते ही आपको 10 मिनट लग जाएगा तो, और तब हल करेंगे तब तो वहीं भी हिंदी का जितने क्वेश्चन आना है 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो भी रहेगा उसी पे रुक जाएंगे। तो पहला काम पैराग्राफ, आप लोग सभी लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, तब उसके बाद सॉरी क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पैराग्राफ, जिससे कि आप आंसर दे सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले पैराग्राफ में इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए चलिए क्या कह रहा है ये देखते हैं। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई के साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण कर दिया। बिल्कुल सही, लक्ष्मण जैसा भक्त कहाँ मिलेगा। यह बात बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया था। साकेत में मैथिली गुप्त ने उर्मिला विषयक प्रति उदासीनता को लेते हुए ऐसे ही कुछ पैराग्राफ को उठाया था। उन्होंने कुछ इसी शब्दों में बयां किया था। उर्मिला उन्होंने खुद लिखा भी था, बाद में वो इसी नाम से बहुत परिचर्चित हो गई। तो इसमें कह रहे उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्मा सुख सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। तभी उसके साथ यह अन्याय हो गया, जो उसके आत्म सुखोपर्ग थे, पल थे, वो छीन रहे थे, मतलब जा रहे। ठीक है, उसने अपने सांसारिक सुख के लिए सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर में से उसे मिलता है उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद सुख कभी नहीं कर सकती। नवोढ़ प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और राम जानकी के लिए अपने सुख का सर्वस्व पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दशी शब्द भंडार है। ठीक है, अंतर्दशी शब्द भंडार है।
कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, जैसे ही चलिए इसमें जैसे ही हम लोग ये चीज करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास क्यों गए। ये क्वेश्चन 1 पॉइंट है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास क्यों गए। तो रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, या उर्मिला से दूर हो जाने के। क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर आप लोग डालेंगे। पैराग्राफ को मैंने पढ़ दिया है आपको, अब आप आंसर फटाफट पढ़िए। एक बार मैंने पहले ही बोला था कि कभी भी आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आंसर करें तो पहला काम पैराग्राफ में पैराग्राफ पहले पढ़ लें। अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आंसर फटाक से आप दे देंगे, तुरंत आप लोग आंसर आपका आ जाएगा। जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़े रहेंगे, सॉरी क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, तो आप आंसर पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको मिलता जाएगा। तो देखिए वहाँ उसने अपनी आत्मा है कहा, यह बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना लक्ष्मण भातृ, पहले ही लाइन में देखिए, पहले ही क्वेश्चन का आंसर है भातृ स्नेह के कारण, भाई प्रेम के कारण बड़े भाई का साथ। किसके कारण भैया, भाई के प्रेम के कारण उसने साथ दिया था। तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए, यहाँ पर है देखिए सी, क्या आंसर दे रहा है कि भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम, भातृ स्नेह के कारण लक्ष्मण राम के साथ बन गए। लक्ष्मण राम के हित लक्ष्मण भी बन गए। एक आता है जैसे एक वाक्य आ जाएगा, आप लोगों को देखते हैं, जैसे राम के हित लक्ष्मण भी बन गए। इसमें पैराग्राफ कौन सा आंसर होगा मित्रों, इसमें अगर कारक पूछ देता तो कौन सा कारक होगा, राम के हित, तो के हित के वास्ते ये हर समय चतुर्थी में लगता है, चतुर्थी संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान। कारक चतुर्थी विभक्ति लगेगा, संप्रदान कारक है भैया इसमें। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। तो सभी लोग फटाफट ध्यान रखिएगा, जितने लोग हैं कि राम के हित लक्ष्मण भी बन गए, इसमें कारक पूछेगा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो बड़े भाई के अत्यधिक स्नेह के कारण लक्ष्मण भी गए। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, लक्ष्मण को क्या दुख है, ऐसा कौन सा दुख लक्ष्मण को है, जिसका आंसर आप लोग देखिए। रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास चले गए, ठीक है पहला। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए, लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास चले गए। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। उर्मिला विषय को उदासीनता, मैथिली शरण गुप्त हिंदी के राष्ट्र कवि ने एक लिखा था उर्मिला विषयक उदासीनता। आपको हम बता दें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की बहुत फेमस रचना है मैथिली शरण गुप्त। इन्हें क्या कहा जाता था, राष्ट्र कवि कहा जाता था। क्या है, ये राष्ट्र की कवि है, राष्ट्र कवि का दर्जा इन्हें मिला था। किस रचना पे मिला था मित्रों, भारत भारती। भारत भारती एक रचना लिखी थी 1912 में। इसी पर गांधी जी ने, इसी रचना पर
गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त थे। इनकी एक रचना थी भारत भारती, जिस पर गांधी जी ने इसी रचना के कारण 1912 में इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। इन्होंने एक रचना लिखी थी साकेत। ये कब आई थी मित्रों? 1931-32 में साकेत आई थी। साकेत का पहले नाम उर्मिला विषयक उदासीनता, उर्मिला विषयक उदासीनता काफी चर्चित लेख था। ये काफी चर्चित लेख था, उर्मिला विषयक उदासीनता, और इसी के बाद इसको साकेत नाम देकर छपवाया गया, देकर प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया। ठीक है, ठीक। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्हें राष्ट्र कवि और अर्ध राष्ट्र कवि जो थे, ध्यान रखिएगा, अर्ध राष्ट्र कवि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर ने अपने आप को स्वयं कहा, रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं अपने आप को कहा है, अपने आप को अर्ध राष्ट्र कवि कहा, अर्ध राष्ट्र कवि कहा। तो यहाँ रखिएगा, राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि गुप्त जी हैं, अर्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक, तो आइए पैराग्राफ पे चलते हैं मित्रों। सभी लोग पैराग्राफ पे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, इसके देख लिया जाए। ये थोड़ा सा बीच बीच में हम बताएं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये था ना, लेखक को क्या दुख था। तो लेखक को दुख क्या था, आप लोग सभी देखिए कि लेखक को किस बात का दुख था कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। ये कुछ हद तक वहीं गुप्त जी का ही कोई लेख है, उसी में से लिया गया है कि रचनाकार जो थे उन्होंने उर्मिला के बारे में नहीं कुछ लिखा। जबकि उर्मिला ने 14 वर्ष अगर लक्ष्मण ने तपस्या किया, तो उर्मिला ने भी एक नई युवती की तरह, एक नई नवेली दुल्हन समझ लीजिए, गेट पर कहा जाता है कि उर्मिला ने भी कुछ अन्न नहीं खाया था जैसे लक्ष्मण नहीं खाए थे। तो इसी बात का उनको क्या था, दुख था। तो रचनाकारों ने, डी इसका आंसर होगा कि लेखक को क्या दुख था कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, उनको कुछ लिखना चाहिए था। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अंतिम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, ऑप्शन देखिए, लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, या सांसारिक सुखों का त्याग किया। देखिए, इसमें ध्यान से देखने वाली चीज थी कि इसमें उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। तो भैया अपनी सीता बहन का वियोग तो सहा, ये तो गलत है, ये सही है, बलिदान नहीं दिए। लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास नहीं जाने के लिए दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया, गलत है। यानी बात से क्या बलिदान नहीं दिया, तो बलिदान नहीं दिया, उन्होंने लक्ष्मण से विवाह तो किया था, बाकी सब बलिदान दिया था। लक्ष्मण से बलिदान तो दिया था, जैसे अपनी बहन सीता का वियोग सहा, बिल्कुल सहा, ठीक है। लक्ष्मण और रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया, बिल्कुल किया।
केवल और केवल उन्होंने लक्ष्मण से विवाह कर दिया, यही त्याग उन्होंने नहीं किया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग एकदम सही कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने यही नहीं किया था, बाकी सब चीज़ का त्याग उन्होंने कर दिया था। पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपको बता दें मित्रों कि पेट में पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसी पेट में आपको बता दें पेट में 10 प्रश्न पैराग्राफ पे आधारित है। इसी में कभी पर्यायवाची पूछ देगा, ठीक है, विलोम पूछ देगा, इसी पैराग्राफ में से मुहावरा पूछ देगा, वर्तनी पूछ देगा, ठीक, ये इसी पैराग्राफ में एक क्वेश्चन उठाएगा। तद्भव तत्सम पूछ देगा, तो ये चीज थोड़ा सा अलर्ट अगर रहेंगे तो आपका ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर का पैराग्राफ गद्यांश आधारित प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है इसको आप बखूबी कर जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से समझा करें, उसको बहुत अच्छे से मनन किया करें। पैराग्राफ प्रश्न बहुत इजी होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ जितने क्वेश्चन होंगे वो आराम से इजीली आप कर सकते हैं, बशर्ते आप जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि पैराग्राफ क्वेश्चन अगर आपने जल्दीबाजी कर दिया तो आप फाइट से दूर रहेंगे। देखिए अंतिम प्रश्न आज के पैराग्राफ का, चलिए पढ़ते हैं। उसने अपने सांसारिक सुख के लिए सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, उर्मिला को नवोढ़त्य में पति का साथ सुख नहीं मिला, त्याग करना चाहे, उर्मिला को अपनी बहन जानकी के वियोग की सहन करना पड़ा, या वह विवाह कर पिता के घर से पति घर आ गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मित्रों। कह रहा है कि उसने अपने सांसारिक सुख की सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति में लेखक का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है? अर्थात सबसे एक, देखिए एक नई नवेली दुल्हन होती है तो उसकी सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इच्छा होती है पति के साथ समय बिताए। उर्मिला के साथ ऐसा हुआ ही नहीं, वो नवोढ़त्या पत्नी थी। कौन सी पत्नी थी मित्रों? नवोढ़ा पत्नी थी, अभी अभी शादी हुई, तब तक उनको आदेश हो गया लक्ष्मण जी चल दिए वन, तो उनको पत्नी का सुख या पत्नी धर्म निभाने का मौका ही नहीं मिला। 14 वर्ष अगर लक्ष्मण जी तपस्या किए तो 14 वर्ष उर्मिला जी ने भी किया। यही कारण था कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने जितना व्रत किया था उतना व्रत इन्होंने भी किया था, और ये नाग कन्या थी। सुलोचना नाग कन्या मानी जाती थी, तभी मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता था। उसको ये वरदान था कि कोई आपके लिए अखंड तपस्या करेगा, पत्नी से दूर रहेगा, तभी आपको मार पाएगा। तो लक्ष्मण जी को शुरू से वैसी प्रकृति और व्यवस्था प्रभु ने करा दिया, जिससे कि वो मेघनाथ का वध कर सके। मेघनाथ ने ही लक्ष्मण को शक्ति मारी थी, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। ये बीच के प्रसंग हैं मानस मित्र। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर बताएं कि उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति का लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इस पंक्ति का मित्रों लेखक का जो तात्पर्य है वो यह है, बी इज द राइट आंसर। उर्मिला वो नवोढ़त्या पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा, यही उसका सबसे बड़ा था। नवोढ़त तो पति माने नई नई शादी के साथ सुख का त्याग उर्मिला ने किया, यही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशप्त साबित हुआ, और बाद में यही उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ लक्ष्मण के लिए, जिससे कि वो विजय हासिल की। तो इस प्रकार कभी पैरांश मित्रों गद्यांश में आ जाता है, कभी पैरांश कविता में आ जाएगा। जैसे कि आपको बताएं कि कभी ऐसे दे देगा, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर दे देगा, जैसे
संध्या सुंदरी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे संध्या सुंदरी अक्सर देता है, संध्या सुंदरी परी सी आसमान से उतर रही, आसमान से उतर रही धीरे धीरे और धीरे। ये काव्य पे आधारित भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब इसी में देखिए, जैसे प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं कैसे प्रश्न ये बनाएगा, इसी में नंबर 1 प्रश्न डाल देगा, इसको अंडरलाइन दे देगा और कहेगा कि उपर्युक्त रेखांकित परिसी में, उपर्युक्त रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अलंकार पूछ देगा, क्या पूछेगा, कौन सा अलंकार है इसमें परिसी। तो आपको पता है कि वाचक शब्द सा, से, सी, सम, इव, सरिस, सदृश, ये समान, ये समान, ये सब अगर वाचक शब्द आपके मिल जाए तो वहाँ सदैव उपमा अलंकार होता है। वहाँ सदैव कौन सा होता है, उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। पहला क्वेश्चन देखिए दे देगा। फिर दे देगा कि जो परी है, अगला प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको आते रहेंगे। जो परी है देखिएगा, उपर्युक्त 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। अलंकार जब पूरी पंक्ति को पूछ देगा, तो जैसे परिसी में तो उपमा था, पूरी पंक्ति में जो संध्या है इसमें मानवीकरण किया गया है। संध्या में क्या किया गया है, मानवीकरण। इसमें मानव की क्रिया का आरोप है, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा अगर ऐसे पूछ दिया। या दे देगा उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ क्या है। तो यहाँ भावार्थ ये होगा कि एक नई नवीली दुल्हन है जो अपने ससुराल में जाकर वो कैसी हो जाती है, जैसे अपने ससुराल में जाती है तो धीरे धीरे उसके हर स्टेप हो जाते हैं। कहा जाता है यहाँ पर जब तक वो रहती है तो राजधानी रहती है, जब पिता के घर, और जब जैसे ही ससुराल में जाती है तो पैसेंजर की तरह हर एक्टिविटी करती है। जैसे कि सांझ में निराला जी ने कहा कि संध्या सुंदरी, जो संध्या सुंदरी है, ध्यान दीजिए, वो आसमान से कैसे आ रहे, धीरे धीरे धीरे। जैसे कि नई नई दुल्हन अपना हर काम धीरे धीरे करती है, वैसे सांझ भी देखिए यहाँ पर निराला जी की पंक्ति है धीरे धीरे 3 बार इसीलिए लिखा। तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मानव की क्रियाओं का आरोप प्रकृति पर आरोप प्रत्यारोप। तो इस टाइप के भी प्रश्न हो जाएंगे। कभी आपसे यहीं पर संधि विच्छेद पूछ देगा, किसी में अलंकार पूछ देगा, किसी में रेखांकित शब्द आपसे पूछ करके दे देगा किसमें क्या है। तो जो पैराग्राफ के आधारित प्रश्न होते हैं मित्रों, वो इसी टाइप के आते हैं। कभी वो गद्यांश में बन के आ जाएंगे और कभी वो पद्य के रूप में आ जाएंगे। ठीक, तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ के जो भी प्रश्न होते हैं वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं। पैराग्राफ के जितने भी प्रश्न आते हैं इस तरीके से आपको प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास में मित्रों मैं आप लोगों को पैराग्राफ आधारित प्रश्न बताया कि पैराग्राफ आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि ये अगर गद्य में दिया है तो रेखांकित करके दे देगा, कभी कभी पद्य में, जैसे निराला की कविता मैंने दिया तो पद्य में दिया है तो ऐसे आपसे लिखकर पूछ देगा। या तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, दिखा रहे हैं। जैसे इसी में वो कह देगा कि दिए गए पंक्तियों में, आपसे देखिएगा, दिए गए पंक्ति में दिए गए
पंक्तियों में उपमेय क्या है? उपमेय है, क्वेश्चन मार्क लगा के दे देगा। ऑप्शन दे देगा संध्या, सुंदरी, परी या आसमान, और पूछेगा इसमें से उपमेय क्या है। तो मैंने उपमेय का ट्रिक बताया है कि जो शरीर के सभी अंग होते हैं प्रायः वो उपमेय होते हैं, पहला। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वाचक शब्द के ठीक पहले, वाचक शब्द के ठीक पहले जो होता है, वाचक शब्द से ठीक पहले ठीक है। तो जो संध्या, सुंदरी, आसमान से उतर रहे, तो यहाँ पर ये जो धीरे धीरे है तो क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें वाचक शब्द के ठीक पहले प्रायः उपमान होता है, वाचक शब्द के ठीक पहले उपमान प्रायः पाया जाता है, उपमान प्रायः पाया जाता है। तो जो परी है मित्रों, ये तो हो जाएंगे उपमान, ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, परी। और इसका तुलना किससे किया जाता है? संध्या, सुंदरी से। तो इसमें जो संध्या, सुंदरी, ऑप्शन ए और बी दोनों को कह देंगे तो ये हो जाएगी, सांझ की जो सुंदरी है वो आपकी उपमेय हो जाएगा। तो संध्या, सुंदरी उपमेय हो जाएगा, परी जो होगी वो आपका उपमान हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों आपको पैराग्राफ आधारित आज हम क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग सभी लोग ये जो ट्रिक बताया गया है इस पर विचार कर लीजिएगा, कैसे पैराग्राफ आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और इसके बाद जो व्याख्यात्मक चीज बताई गई है मेजर की पहला काम गद्यांश को न कर पहले प्रश्न पढ़ना, तब गद्यांश आधारित प्रश्न का आंसर पढ़ना, तब आप जल्दी कर लेंगे। इस प्रकार पेट के बुलडोजर आप लोगों का बहुत ही चंद दिन बचे रह गए हैं। जबरदस्त प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। आप करेंगे तो अपना अच्छा स्कोर लाएंगे, जो पिछला स्कोर था उसको ध्वस्त करेंगे। जैसे बुलडोजर गलत चीज़ों का ध्वस्तीकरण कर देता है, वैसे ही आप गलत जो नंबर पिछला कम था उसको हटा के नया नंबर लाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतर लेकर। मैं जोशीला सत्यप्रकाश विदा लेता हूँ मित्रों। जय हिंद, जय हिंदी, विजय हिंदी, जिंदाबाद हिंदी, जय हिंद, जय भारत।